हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असर्शंस के ऊपर। असर्शंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है ऑडिट में, ये सब चीज़ हम बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये आखिर है क्या। इससे रिलेटेड लोगों को कहीं पे भी सही से कंटेंट नहीं मिल पाता है, कहीं पे भी नॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए ऑडिटिंग में बहुत आगे पढ़ने के बाद भी ये हमें डाउट में रहता है, माइंड में हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वीडियो के बाद मैं ये श्योरिटी लेता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से असर्शन से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी और इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। ठीक है, आइए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक बैलेंस शीट है, सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, सब फिक्स एसेट्स होते हैं। फिर उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कैश एंड बैंक और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। इधर आप अगर आप आइए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी मिल जाएगा। ठीक है, डिबेंचर्स मिल जाएंगे। फिर लाइबिलिटीज़ में आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ले लो। ठीक है, ये हो गए लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद आ जाएंगी शॉर्ट टर्म। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से बैलेंस शीट में मोटा मोटी रहती है। अब मुझे ये बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता दूं। अब बैलेंस शीट बनाता कौन है सर? यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के बनाए हुए बैलेंस शीट पे या कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे मुझे भरोसा नहीं होता है। दैट इज वाई मैं क्या करता हूँ, ऑडिट करवाता हूँ एक नॉलेजेबल पर्सन से, सिर्फ उसका ये ओपिनियन जानने के लिए कि भाई बताओ ये फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। इसी को हम बोलते हैं ऑडिटिंग, जो कि हमने लास्ट वाले क्लास में अपना डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे जाएंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि असर्शन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में मेरे पास में कई सारी चीज़ें, इक्विटी है, डेब्ट है, मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ें। आई नो आपको ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से पता है, इस पे अलग अलग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं असर्शन पे। तो देखो, असर्शन होता क्या है मैं आपको ये बता दूं। अगर मेरे पास में मैनेजमेंट ने ये बैलेंस शीट बना करके यहाँ पे दिखाया है फिक्स एसेट्स, सपोज कर लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसी मशीनरी का एक पार्ट है मशीनरी, इसी फिक्स एसेट्स का पार्ट है एक मशीनरी। और मशीनरी की जो अमाउंट यहाँ पे दिखाई गई है, फॉर सपोज कर लो 5 लाख रुपीज दिखाई गई है। डन, 5 लाख रुपीज दिखाई गई है। अब अगर बैलेंस शीट में मुझे ये मशीनरी 5 लाख रुपीज दिखाई गई है, तो इसका मतलब क्या है आप यहाँ पे ये समझिएगा। सर, कंपनी के बैलेंस शीट में है, इसका मतलब ये सर जो है कंपनी का मशीनरी है। कंपनी ने इसको परचेज किया होगा मशीनरी को, और मशीनरी जो है इनके यूज में, मतलब इनके एक्टिविटीज में, जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसमें यूज हो रही होगी। हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, और बैलेंस शीट में मशीनरी दिखाई गई है, इसका मतलब 31 मार्च यानी कि जिस दिन मेरा बैलेंस शीट बन रहा है, उस दिन ये मशीनरी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज है। अगर सर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी वैल्यू कितनी दिख रही होती, मुझे यहाँ पे 0 रुपीज दिख रहा होता। बट चूंकि मशीनरी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू निकाली गई है, यहाँ पे कैलकुलेट की गई है 5 लाख रुपीज, इसलिए वो हमारे बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज का दिख रहा है। यहाँ दिखने से मतलब ये भी है कि सर ये एग्जिस्ट कर रही है और उसकी ये वैल्यू है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर ये मैं आपसे पूछूं कि ये 5 लाख रुपीज कैसे कैलकुलेट की गई होगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं, जो आपका रूल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। सर, कॉस्ट में से अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन है जिसकी ऑफकोर्स मशीनरी पे लगने वाला है, उस पे लगने के बाद ये 5 लाख रुपीज आई होगी। जो भी व्हाट्सोएवर कॉस्ट रहा होगा उस पे हमने थ्रू आउट द ईयर यूज करने के बाद जो भी डेप्रिसिएशन बना होगा, उसको चार्ज करने के बाद मेरे पास में ये 5 लाख रुपीज आई है। मतलब ये सर जो अमाउंट कैलकुलेट किया गया है मैनेजमेंट द्वारा, ये एकदम करेक्ट है। ये कंपनी बताना चाह रही है, ये मैनेजमेंट बताना चाह रही है अपने बैलेंस शीट के थ्रू। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ऑडिटर आता है, ये नॉलेजेबल पर्सन आता है, वो मशीनरी से रिलेटेड इन्हीं सारी चीजों को चेक करता है। कौन सी सारी चीजों को सर? सर वो चेक करता है कि सर मशीनरी जो बैलेंस शीट में दिख रही है, सिर्फ बैलेंस शीट में दिख रही है या सच में एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, हमने सबसे पहले इसको ये दिखा दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जो हमारे पास में 5 लाख रुपीस की मशीनरी है वो सही से वैल्यू की गई है कि नहीं, उस पे जो भी जजमेंट लगा करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है वो जजमेंट रीजनेबल है या नहीं, ये सारी चीजें वैल्यूएशन में आ जाएंगी। तो एक ऑडिटर उसको भी चेक करेगा कि सही तरीके से वैल्यू किया गया है या नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई ऐसी कोई मशीनरी तो नहीं है जो इस 5 लाख रुपीज में इंक्लूड होने से रह गई है, या मैं बोल सकता हूँ ये 5 लाख रुपीज कंप्लीट है, ये मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कंप्लीटनेस चेक करनी होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेटा जी क्या है, ये है असर्शंस। तो जब भी कोई भी ऑडिटर किसी भी पर्टिकुलर आइटम को चेक करने जाता है तो वो अपने आप को इन्हीं सारे पॉइंट्स पे इंश्योर करता है कि ये सारे पॉइंट्स करेक्ट है या नहीं, ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, या एक तरीके से बोल सकते हो ये चेकलिस्ट है मैनेजमेंट के लिए, वो ये चेक करती है कि ये सारी चीजें सही है या नहीं, हर आइटम में जो भी आपने बैलेंस शीट में दिखाया गया है हर आइटम से रिलेटेड। ठीक है, तो यही है बेटा आपका असर्शन, इसी को हम बोलते हैं असर्शन। आइए और बढ़िया से हम लोग यहाँ पे उसका थ्योरी जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो असर्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है, असर्शन का मतलब क्या होता है, assertions आर रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट दैट आर एम्बेडेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमने क्या बोला, जो सर असर्शन होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और वो ऑलरेडी फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड रहता है, और यही सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। क्लियर है, तो ऑडिटर यही नहीं सारी चीजों को यूज करता है, कंसिडर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी असर्शंस है, ये डिस्कस करेंगे सारी चीजें। हम चेक करते हैं कि भाई मेरा जो आइटम है वो 5 लाख रुपीज का है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्लीट है या नहीं है, उसकी वैल्यू सही है या नहीं है, तो ये सारी चीजें वो क्या करता है वहां पे वो चेक करता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले जो हमारे पास में असर्शंस है, यहाँ पे अगर हम देखो तो उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कैटेगराइज करो तो यहाँ पे आप देखोगे अच्छा ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे असर्शंस में। सबसे पहले टाइप्स ऑफ असर्शन हम पढ़ेंगे। 3 तरीके का आपका असर्शन होता है, एक होता है बैलेंस शीट से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा होता है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन बोलते हैं जिसको, ये आपका आता है जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम है उससे रिलेटेड होता है। सबसे पहले अकाउंट बैलेंसेस यानी कि बैलेंस शीट से रिलेटेड हो गया। दूसरा बात आपका आता है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, यानी अगर आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल आपका पीएल आता है सबसे पहले, फिर उसमें आता है आपका बैलेंस शीट प्लस डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर आपका पीएल से रिलेटेड भी होता है, नोट्स टू अकाउंट में उससे के भी आइटम हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे ये आपका असर्शन भी तीनों के लिए है, यानी कि पीएल के लिए भी असर्शंस होते हैं, बैलेंस शीट के लिए भी असर्शंस होते हैं और डिस्क्लोजर के लिए भी असर्शंस होते हैं। तो ये तीनों जो भी आपके अकाउंट दिए गए हैं, और उसमें से एक जो स्टेटमेंट दिया गया है, 2 अकाउंट हो गए बेसिकली, ये स्टेटमेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उस इंफॉर्मेशन में जितने भी आइटम है उसको असर्शंस के थ्रू ऑडिटर चेक करता है कि भाई ये सारी चीजें सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन से असर्शंस हैं, इसको देख लो आप, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, कंप्लीटनेस है, लास्ट में है आपका वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट के जितने भी असर्शंस है उसका एक बार मीनिंग यहाँ पे बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आइटम पे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो तो एग्जिस्टेंस, जब भी हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं असर्शंस में तो हम क्या चेक करते हैं, यस सर वो रियली एग्जिस्ट कर रही है, जो भी हमारा इक्विटी है, लायबिलिटी है और असेट्स है, लायबिलिटी और इक्विटी है, वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विटी इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सर वो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस में हमें यहाँ पे चेक करना होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो फिजिकल आइटम है तो फिजिकली हम चेक करेंगे, अगर कंपनी ने लोन दिखाया है तो हमारे पास में एक सैंक्शन लेटर करके होगा जिसमें लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो हम चेक करेंगे। अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर दिखाया तो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड रजिस्टर बनाया जाता है, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट कर रही है या सिर्फ पेपर पे ही है बैलेंस शीट में, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आता है बेटा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जो भी मेरा असेट्स हम दिखा रखा है हमने उस पे मेरा
राइट है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास में कोई भी लोन है तो उस पर मेरा ऑब्लिगेशन है या नहीं है, कोई भी लायबिलिटी है उस पर मेरा ऑब्लिगेशन है या नहीं है, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे मेरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है या नहीं है, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, एंटिटी होल्ड्स और कंट्रोल द राइट टू असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, जितनी भी लायबिलिटीज है उस पर मेरा ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और जितने भी आपके एसेट्स है उस पर मेरा राइट होना चाहिए कि मैं इस असेट्स को यूज कर लूँ। पता चला ऐसा तो नहीं है कि भाई जो भी हमने यहाँ पे मशीनरी दिखाई है 5 लाख रुपीज की, मेरे बिल्डिंग में पड़ी हुई है इसलिए हमने दिखा दिया, बल्कि उसका ओनर तो कोई और है, उसका ओनर तो कोई और है, कोई दूसरी बिजनेस है, हमने उसको इलीगल तरीके से एक्वायर करके अपने बिजनेस में ले आए, ये चीज हमारा गलत हो जाएगा। तो जो मेरा ऑडिटर है उसको ये भी चीजें इंश्योर करनी होती है कि लीगल तरीके से इनके पास में वो चीज का राइट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कंप्लीटनेस। जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दिखा रखी है असेट्स की, लायबिलिटीज की, इक्विटी की, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एंड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब वो रिकॉर्ड होना चाहिए और रिकॉर्ड हो गया है, ये सारी चीजें, और वो कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा उसमें मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वैल्यू वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। इसमें क्या आता है बेटा जी, यहाँ पे समझ लो, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी इंटरेस्ट जितने भी है आर इंक्लूडेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो वो अच्छे तरीके से सही तरीके से इंक्लूड हो गए हैं, एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट में हमने देखा है। एट अप्रोप्रिएट अमाउंट, ये आपका वैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सर, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही इंक्लूड हुआ है, यानी जितनी उसकी वैल्यू है उतने ही वैल्यू पे वो दिख रहा है, और कोई भी जितना भी आपका वैल्यूएशन या एलोकेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है वो सभी अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएटली तरीके से रिकॉर्ड हो गया है। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो कीवर्ड्स हैं। क्लियर है, डन। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे मैंने आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने भी असर्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ असर्शंस क्या होते हैं। जब भी कोई ऑडिटर चेक करने जाता है किसी एक पर्टिकुलर आइटम को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी को, तो वो उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ये सारे ही असर्शंस चेक करता है, तब बोलेगा कि भाई मशीनरी जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेटा जी यही होता है असर्शंस, इसी को हम बोलते हैं असर्शंस। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या होता है बेटा जी, पीएल के जितने भी आइटम होते हैं वो इसके अंडर में आ जाएगा। क्लास एंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, हम इसको शॉर्ट में क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। अगेन अकरेंस का मतलब भी यहाँ पे यही है कि सर वो अकर हुआ है तब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है, वो प्रॉपर कंप्लीट है, जितना भी हमने एक्सपेंस किया, जितना भी हमने इनकम किया, वो प्रॉपर कंप्लीट तरीके से दिखाया गया है, कुछ छूटा नहीं है, एक्यूरेट है। क्लियर है, ये भी एक्यूरेट वाला जो पॉइंट है वो भी वैल्यूएशन से रिलेटेड बात करता है कि जो भी हमने अमाउंट दिखाया है वो एक्यूरेट दिखाया है। कट ऑफ का मतलब होता है सर उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का ही वो इंफॉर्मेशन है, किसी दूसरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या किसी प्रीवियस ईयर का या फ्यूचर ईयर का हमने नहीं दिखाया है, वो उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि सर जो जहाँ पे क्लासीफाई होना चाहिए था हमने वहीं पे क्लासीफाई करके दिखाया है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो अगर हमारा सेल है तो हमने उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया है, हमने जो सेल्स है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया है, ना कि अदर इनकम में, ना कि उसको अदर इनकम में। जो हमारा सेल है, जो हमारा मेन ऑपरेशन है बिजनेस का, उसको हमने यहाँ पे दिखाया रखा है। ठीक है, अदर इनकम में क्या आना चाहिए, अगर आपको कोई अदर रीजन की वजह से प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी बेच दी, कोई आपने बिल्डिंग बेच दी, उसमें जो गेन हुआ है वो आपके अदर इनकम में आना चाहिए। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं। तो अकरेंस का मतलब क्या हमने देखा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में वो आइटम अकर हुई है तभी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, दैट हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, तो वो अकर हुई है तभी हमने रिकॉर्ड किया है, यानी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय ने काम किया है और उसको हमने 12 लाख रुपीस की सैलरी दी है, तभी हम लोग उसको एज अ
अपने पीएल अकाउंट में सैलरी शो कर रहे हैं 12 लाख रुपीस की। ठीक है, कंप्लीटनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड, और वो रिकॉर्ड भी हुआ है, जो भी रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड हुआ है। क्लियर है। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट एंड अदर डेटा रिलेटिंग टू द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली। तो जो भी आपका अमाउंट है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पे अगेन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो वैल्यूएशन वाले पॉइंट से। ठीक है, वैल्यूएशन वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट कर सकते हो। कट ऑफ हमने आपको बताया था कि जो भी आपका इवेंट है, ट्रांजेक्शन है, वो उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। हमारा जो पास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है हम उसको हटा देंगे, जो फ्यूचर ईयर का है तो उसको हटा देंगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड करके दिखा देंगे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। तो वो हम लोग यहाँ पे असर्शन, इस असर्शन में चेक करेंगे कि हमने सही चीज़ तरीके से दिखाया है या नहीं। फिर क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि सही तरीके से आपको इसको क्लासीफाई करना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो उसको ऑफकोर्स ट्रेडिंग में दिखाना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट वाले हैं वो उसको पीएल में आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके यहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो गया। फिर बात आती है बेटा डिस्क्लोजर में क्या क्या होना चाहिए। सर डिस्क्लोजर देखो उसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें आती है, यानी यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस की भी चीज़ें आएंगी, प्लस जो आपका क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सारी चीज़ें भी, मतलब उसके सारे एजर्शंस यहाँ पे आएंगे, उसके सारे एजर्शंस आएंगे, बट एक्सक्लूडिंग कट ऑफ, एक्सक्लूडिंग कट ऑफ। मतलब जितना भी आपका आइटम यहाँ पे अगर आप देखो डिस्क्लोजर में हम लोग देखेंगे, जो भी आप डिस्क्लोजर में चीज़ें दिखा रहे हो वो सच में अकर हुई है, उस पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ठीक है, पता चला कि अगर हम लोगों ने डिस्क्लोजर दिखाया है कि भाई हमारी जो मशीनरी है वो एक फायर में जल के खराब हो गई, तो उस पर मेरा राइट और ऑब्लिगेशन भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, और सच में ऐसा फायर हुआ था उसकी भी श्योरिटी लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे कि भाई हमें ये पता चले कि सच में फायर हुआ था, और उसके बाद में उसी वही मशीनरी फायर में मतलब खराब हुई है जो हमारे पास जिसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और जो भी डिस्क्लोजर है वो प्रॉपरली शो करना चाहिए, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसको हम यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक तो दिखा दिया, बट वो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है वो हम लोग यहाँ पे नीचे बताएंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई हमारा रियलाइजेबल जो वैल्यू होती है या जो कॉस्ट वैल्यू होती है उससे हमें कंपेयर करना होता है। ठीक है, उससे हमें कंपेयर करना होता है, जिसमें से दोनों में से जो कम रहेगा वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बताना भी चाहिए कि भाई हमारी कॉस्ट इतनी है और रियलाइजेबल वैल्यू इतनी है। मतलब एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, और उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी एकदम अच्छे से होनी चाहिए कि भाई जो भी हम दिखा रहे हैं वो आराम से सामने वाले यूज़र को समझ में आए। लास्ट, एक्यूरेसी और वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, जो भी चीज़ हम दिखाएं वो एक्यूरेट हो। ठीक है, वैल्यू उसकी सही सही तरीके से हो, मतलब वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो यहाँ पे डिस्कस किया था वो सब चीज़ें, बस कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ क्यों नहीं है बेटा जी, मैं आपको बता दूं। कट ऑफ में क्या होता, अच्छा डिस्क्लोजर में क्या होता है, ऐसे इवेंट भी दिखाते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं या पास्ट टाइम में हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज कर लो ये मेरा बैलेंस शीट है। ठीक है, और मेरा बैलेंस शीट जो बना है वो 31 मार्च 2026 को बना है, और ये बैलेंस शीट फाइनलाइज होते होते मैनेजमेंट जब इसको फाइनलाइज कर रही है, सपोज कर लो अप्रैल का टाइम आ गया। ठीक है, अप्रैल, एक महीना इसको फाइनलाइज करने में लग गया, ऑफकोर्स इससे ज़्यादा भी लगता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लमसम। तो इस पीरियड के बीच में मान लेते हैं हमारी फैक्ट्री में आग लग गया, एक मेजर पोर्शन ऑफ असेट्स हमारे पास में, स्टॉक हमारे पास में जल गए। किस डेट को हमारे पास में आग लगी, सपोज कर लो 14 अप्रैल, ये रैंडम डेट ले रहा हूँ मैं, किसी भी दिन आपको आग लग सकती है। तो उस दिन आग लगा। अब चूंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि इस दिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, एक मेजर अमाउंट का जो मशीनरी है वो लॉस हो गया मेरे पास, यहाँ पे आग लग गया यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आग में खराब हो गया, जल गया, तो ये इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में तो नहीं दिखेगी। ठीक है, इस अकाउंटिंग पीरियड का पार्ट नहीं है। अब चूंकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यूजर को देने के लिए इंपॉर्टेंट है,
तो हम क्या करेंगे, उसको नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे दिखाएंगे। हमने क्या किया है, एक फ्यूचर इंफॉर्मेशन को जो उस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं था, फिर भी हम लोग डिस्क्लोजर में दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ वाला रूल फॉलो नहीं होता है, वो असर्शन आपके डिस्क्लोजर में नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे कट ऑफ को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा यही है पूरा का पूरा आपका ओवरऑल असर्शन जो कि हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिया। इसमें से कोई भी अगर आपको डाउट आए तो बताइएगा, मैं जो इसमें अच्छी और बातें लिखी हुई है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, असर्शंस क्या होते हैं बेटा, एक तरीके से ऑडिटर का टूल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। असर्शंस हेल्प ऑडिटर टू आइडेंटिफाई वेयर द मिस स्टेटमेंट में अकर। तो वही सारे पॉइंट्स पे अकरेंस मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हम बोलते हैं कि भाई मशीनरी सही नहीं दिखाया गया है, मशीनरी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही है, तो क्यों बोलते हैं, इसका मतलब वहां पे किसी असर्शन में प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी असर्शन में प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, तो यही टूल्स हैं, यही इसी पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी मेटेरियल मिस स्टेटमेंट जो होने के चांसेस है या हुई है उसके बारे में। ठीक है, एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है ऑडिटर द्वारा कि हाँ सर ये चेक कर लिया, ये मतलब अगर मैं बैलेंस शीट को चेक करने जा रहा हूँ तो वो चारों पॉइंट्स चेक करूंगा। अगर मैं यहाँ पे पीएल चेक करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है उसको मैं चेक करूंगा, और फिर उसके बाद में कंक्लूड करूंगा कि भाई मिस स्टेटमेंट का चांस है या मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, मोर देन वन असर्शन में अप्लाई टू द सेम आइटम। हर आइटम पे सारे असर्शन अप्लाई होंगे और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है, जैसे मैंने डिस्क्लोजर में आपको बताया। तो डिस्क्लोजर में वही सारे पॉइंट लिखे, आपको एक बार रीड कर लेना है, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ में आए। अकरेंस का मतलब क्या हो गया, चल अगर हमने कैश सेल किया है तो वो सच में रिकॉर्ड हुआ है। क्लियर है, वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। कंप्लीटनेस का मतलब ऑल परचेजेस आर रिकॉर्डेड, नन आर लेफ्ट आउट। कोई भी हमारे पास में जो भी परचेजेस थे वो सब हमने रिकॉर्ड किया, कुछ भी उसमें से छूटा नहीं है। कट ऑफ का मतलब परचेज ऑन 31 मार्च रिकॉर्डेड इन द करेक्ट ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 31 मार्च को कर रहे हैं, उसका फाइनलाइजेशन करते करते हमारा 1 तारीख हो गया, 1 अप्रैल, तो वो 1 अप्रैल वाले बैलेंस शीट में या उस अकाउंटिंग पीरियड में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखा जाएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब हमने क्या देखा, इन्वेंट्री अगर शो कर रही की जा रही है बैलेंस शीट में तो वो सच में सर फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। जो भी हमारी बैलेंस शीट दिख रही है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बैलेंस शीट में या पीएल में दिख रही है क्लोजिंग स्टॉक में, वो सच में हमारे पास में एग्जिस्ट कर रही है। जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब सच में हमारे पास में लोन लिया गया है तभी हमने उसको लायबिलिटी में दिखाया है, ऐसा नहीं कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे लायबिलिटी में शो कर दिया। डन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट क्या लिखा हुआ है, assertions आर द फाउंडेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। जब भी आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने जाओगे तो आपको असर्शंस देखना होगा, उसी के बेसिस पे आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ठीक है, दे गाइड द ऑडिटर इन डिजाइनिंग द प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग द मिस स्टेटमेंट। तो असर्शंस के थ्रू ही आपको पता लग पाएगा कि भाई हमें कौन से प्रोसीजर लगाने हैं, उसके बाद आप इवेल्युएट कर सकते हो मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं कई सारे आपके, जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, रिकैलकुलेशन होता है, क्लियर है, इंक्वायरी होती है, उस तरीके से कई सारी चीजें होती है। तो ये असर्शंस के थ्रू आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई हमें कौन सा प्रोसीजर लगा करके हमें यहाँ पे करना होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस अगर हम चेक करने जा रहे हैं कि वो सच में फिजिकली एक्टिविट मतलब एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वो है कि नहीं है। ठीक है, उसकी रिकाउंटिंग करवा सकते हैं कि भाई हमारे पास में वो सही वैल्यू है कि नहीं है, रिकैलकुलेशन करवा सकते हैं कि भाई बताइए कैसे हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, उसको वापस से करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें असर्शंस के थ्रू हमें पता चलेंगी कि भाई हमें कौन सा अकाउंट ये ऑडिटिंग प्रोसीजर लगाना चाहिए। ठीक है, और भी क्या बातें लिखी गई है, इफ असर्शन इज इनकरेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट में बी मिसलीडिंग। अगर आपका कोई भी असर्शन इनकरेक्ट है, यानी कि सपोज कर लो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट हमने अपने यहाँ पे दिखा रखा है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसी और का है फिर भी हमने मशीनरी दिखाई है, तो इससे हमारे पास में एक तरीके से पॉइंट आ जाएगा कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो मिसलीड किया जा रहा है। एवरी फिगर टेल्स ए स्टोरी, असर्शन टेस्ट इट्स
ट्रुथ। सीधी सी बात है, बढ़िया बात लिखी हुई है, इससे आपको समझ में आएगा। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में दिया गया है, बट अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप याद रखिएगा इसको, कि कैसे क्या होते हैं असर्शन और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होते हैं। कि कभी भी ऑडिटिंग के टाइम पे तो असर्शंस क्या करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने में गाइड करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। और ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू आप कैलकुलेट करते हो, सॉरी कलेक्ट करते हो एविडेंस कि भाई हमारे पास में क्या मतलब उससे रिलेटेड क्या एविडेंस है, वो हमें कलेक्ट करना है। और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे आप क्या देते हो बेटा जी, ओपिनियन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो यही पूरा मुझे आपको यहाँ पे बताना था असर्शन से रिलेटेड, यही पूरा इन्फॉर्मेशन है असर्शन से रिलेटेड। आई होप आपको कभी भी फ्यूचर में असर्शन से रिलेटेड कभी कोई भी माइंड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और भी अगर आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में सीखना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइए। आप और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिनको भी असर्शन से रिलेटेड मन में अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।